Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. And this is my current news analysis show. I am Sachin Chaudhary, and welcome to our channel MSIS 360 Coverage, Learning the Things in Unique Way. शुरुआत करते हैं आज के थॉट से, जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा कोट किया गया है। ये कहते हैं कि टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको दो चीज़ों की महत्वता होनी चाहिए। आपके पास दो चीज़ों की आवश्यकता है, वो है इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। इग्नोरेंस उस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपके खिलाफ़ कोई टिप्पणी कर रहा है या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन के बजाय डिमोटिवेट करने वाले अगर तथ्य आपको मिलते हैं, कहीं पे भी पर्सन को मिलता है, तो उस जगह आप उनको इग्नोर मारना अगर सीख गए और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करते रहे, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हमारे करंट न्यूज़ एनालिसिस का। आज ये 7वां सेशन है। 28 अप्रैल 2021 को हमारा चैनल क्रिएट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइफेड रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद whom टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। अब ये जो ट्राइफेड है, इससे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। इसने रिसेंटली साइन किया एग्रीमेंट किसके साथ? काम करने के लिए, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट में काम आएगा। अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि ट्राइबल जो ट्राइब है, जो जनजाति होती है, उससे रिलेटेड है ये ट्राइफेड। ट्राइफेड जैसा लग रहा है, लेकिन ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ट्राइफेड का फुल फॉर्म मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू 1984 के थ्रू ये रजिस्टर्ड हुआ है। अब इसमें से ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन सी द लिंक फंड, ऑप्शन डी नीति आयोग। इनमें से किसके साथ एग्रीमेंट किया? समय शुरू हो चुका आपका। चलिए आंसर रिवील करने का समय हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी द लिंक फंड। अगर आप बच्चों ये सोच रहे थे कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा, तो आप गलत सोच रहे थे, क्योंकि ये खुद ही ट्राइबल का डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इसके साथ तो इसका पहले से ही एग्रीमेंट होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो होना ही नहीं चाहिए आंसर, ये तो एलिमिनेट कर देना चाहिए आपको शुरू में ही। अब बच्चे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, लिंक फंड, नीति आयोग। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं था, तो लिंक फंड इसका आंसर होगा, द लिंक फंड। एक बार ट्राइफेड के बारे में आपको मैंने जैसे कि जानकारी दी है, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। ये ट्राइफेड का लोगो है, ये देख सकते हैं, फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, करंट अफेयर की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी। बढ़ते हैं आगे, इसी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। देखो वापस से आप इसके बारे में जान लीजिए। द ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड वाज एस्टेब्लिश इन 1987 अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट 1984। दिस बॉडी वर्क्स फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री। ये जो बॉडी है किसके लिए काम करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किनका? ट्राइबल लोगों का, जो हमारे देश में, कंट्री में है। अब बच्चों लिंक फंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन है द लिंक फंड है, अब लिंक फंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। लिंक फंड, ये लिंक फंड क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे स्थित है? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में स्थित है। ये करती क्या है? ये ट्राइबल कम्युनिटी को पैसे प्रोवाइड करती है, उनको फंड देती है, ताकि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कार्य कर सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, वातावरण को, इन्वायरमेंट को मेंटेन रख सकें।
लिंक फंड के दो काम होते हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स के स्किल डेवलपमेंट के कार्य में लगी हुई है। दूसरा, क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, जो भी जैसे ये ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं, ये ज़्यादातर करती क्या है, अपने रोजी रोटी कैसे चलाती है, फॉरेस्ट से ये ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस से क्या डेकोरेशन बनाते हैं, डेकोरेशन में क्या होते हैं, इनके अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, तो उस पर यह कार्य करती है। और एक स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करती है। अब ट्राइफेड के बारे में अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई थी वो आप जान लीजिए। 2 अप्रैल 2021 में क्या क्या बातें हुई है ट्राइफेड के बारे में। इन्होंने एक योजना को इनिशिएट किया है। किसने? ट्राइफेड ने। उस योजना का नाम है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि योजना है। इसके अंडर क्या किया गया? इसके अंडर ये किया गया कि जो हमारा वन धन विकास योजना जो प्रोग्राम शुरुआत हुई थी, वन धन विकास प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में हुई थी, 2018 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके हिसाब से संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा सेंटर डेवलप किए जाएँ। 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जो सेंटर है उसको डेवलप किए जाए, सेटअप किए जाए उनका। अब आपको ट्राइफेड के बारे में एक स्टैटिक फैक्ट ये मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि ट्राइफेड के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम रमेश चंद्र मीणा है। कौन है? रमेश चंद्र मीणा ट्राइफेड के प्रेजेंट चेयरमैन है। अब आपके लिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन, रफ कॉपी तो लेके आपको बैठनी ही है, ये मैं हर बार बताता हूँ आपको। आप पहला क्वेश्चन लिखिए कि हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है वो कौन है। हु इज़ आवर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर? दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग ज़रूर डालना क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आज का कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है कौन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। आप सभी के आंसर का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अब इंडिया में ट्राइब्स का क्या हाल है, क्या सिचुएशन है? इंडिया में जो इंडियन ट्राइब्स है उसको डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। किसके थ्रू? शेड्यूल के थ्रू। पहली बात, इंडिया में कितने ट्राइब हैं? 700 ट्राइब हैं। 700 से ज़्यादा ट्राइब है भारत में। मैक्सिमम ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? मैक्सिमम का मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग ट्राइब्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के ट्राइब कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में। लेकिन अगर बात की जाए ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इन दोनों क्वेश्चन को समझना, मतलब अलग अलग टाइप के तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सॉरी इन इंडिया टू लुक ओवर फॉर ट्राइब्स। अब ट्राइब्स के ऊपर देख रेख कौन करता है? एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल अफेयर्स। नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल अफेयर्स है जो इसकी देखभाल करता है ट्राइब्स की। ये जो ट्राइब्स है ये कहाँ पे मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? बिल्कुल है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A में ये इंक्लूड है। अच्छा, अब क्या इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है? एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, बिल्कुल। कौन कौन से स्टेट हैं? सबसे पहले हरियाणा में एक भी ट्राइब देखने को नहीं मिलती, शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलती, एसटी शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलती वहाँ पे। हरियाणा, पंजाब, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से बात करें तो चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे एक भी ट्राइब देखने को नहीं मिलती। नो ट्राइबल जोन इसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु 2? अब इसका मतलब समुद्र सेतु 2 की बात हो रही है तो समुद्र सेतु 1 भी आया होगा और आप ये समझ चुके होंगे कि समुद्र सेतु 1 के बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन को डिस्कशन कर लेते हैं कि हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी इंडियन एयर फोर्स। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड का समय मिलता है। चलिए हम इसके आंसर को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इसका आंसर होगा, देखो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, इसमें 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी तो हो ही नहीं सकता, इंडियन एयरफोर्स। अब देखो कैसे पता चला? समुद्र की बात हो रही है, समुद्र कहाँ मिलेगा? समुद्र तो अपने आप में एक जल का भंडार है समुद्र, तो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड इसमें से एक हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी इंडियन नेवी होगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं न्यूज़ कटिंग लेके आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस की, ये आप पढ़ सकते हो। कोविड-19 इंडियन नेवी डिप्लॉय 7 वॉरशिप टू ब्रिंग लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन के लिए जाने वाली है। अब देखिए पिछले साल क्या हुआ, मई 2020 में, व्हेन होल वर्ल्ड वाज स्टक इन कोविड-19। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल ही लॉकडाउन 18 या 20 मार्च के करीब तकरीबन लग चुका था, और मई 2020 में जब कंप्लीट वर्ल्ड कोविड-19 में फंसा हुआ था, उस समय हमारी इंडियन नेवी ने हमारे तकरीबन 4000 लोगों को बचाया, रेस्क्यू किया। कहाँ से? मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, ये आसपास की जो कंट्री है वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और इस ऑपरेशन का हमने नाम दिया समुद्र सेतु। क्या नाम दिया? समुद्र सेतु। तो इसका मतलब वो 1 हो गया। अब फिर से हमें ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम फिर से डिलेमा में हैं, तो हमने सेकंड फेज़ ऑपरेशन सेतु का निकाला है। उसमें 7 शिप वेंट आउटसाइड इंडिया। भारत से कितनी शिप गई हुई है? 7। देखो यहाँ पे लिख रहा है डिप्लॉय का मतलब तैनात की गई है, नियुक्त की गई, डिप्लॉयज। 7 शिप वेंट आउटसाइड इंडिया टू हेल्प आवर पीपल बाई सेंडिंग ऑक्सीजन। ठीक है जी, यहाँ से हम ऑक्सीजन लेके गए हैं उन लोगों के लिए जो हमारे बाहर फंसे हुए हैं। तो ये न्यूज़ आई हुई है, अभी आप रीड कर सकते हो। देखिए इसमें इंडियन नेवी रिसेंटली, आप ये पूरा पढ़ सकते हो, समुद्र सेतु 2। हाँ, एक चीज़ इसमें यह है, अंडर द ऑपरेशन वारशिप्स हैव बीन डिप्लॉयड टू कैरी लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स। जो लिक्विड ऑक्सीजन जो भरा हुआ, किस में भरा हुआ है? क्रायोजेनिक कंटेनर्स में भरा हुआ है, उसमें फिल किया गया है। अब ये देखो 2 शिप, एक जिसमें से एक का नाम INS तलवार है, दूसरे का INS कोलकाता, हैव बीन डाइवर्टेड फॉर दिस ऑपरेशन। उसको डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जो 2 थे। ये जो 2 शिप हैं, INS इंडियन नेवल सर्विस, INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल सर्विस है। INS तलवार विल ट्रांसपोर्ट 40 मिलियन टन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मनामा टू मुंबई। मनामा से मुंबई। अभी मनामा है कहाँ? बहरीन की कैपिटल है मनामा। 40 मिलियन टन ऑक्सीजन मनामा से मुंबई में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कोलकाता, INS कोलकाता इज़ टू प्रोसीड टू दोहा, कतर की कैपिटल दोहा, टू गेट। अब INS कोलकाता कहाँ प्रोसीड करेगी? दोहा, टू गेट मेडिकल सप्लाई एंड देन टू कुवैत टू गेट लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। पहले तो दोहा मतलब कतर से मेडिकल सप्लाई लेगी, और फिर कुवैत, जिसकी कैपिटल भी कुवैत है। ये सभी एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारे वेस्टर्न साइड में है, अरेबियन सी के वेस्ट साइड में है कुवैत, टू गेट लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। ओके जी, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बैग्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड गिवन बाय जापान। इसमें से कौन से भारतीय को जो जापान का एक अवार्ड है जिसका नाम द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, वो मिला है, वो प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कृष्ण कुमारी, ऑप्शन बी श्यामला गणेश, ऑप्शन सी रामावतार गिल, ऑप्शन डी नारायण प्रभु। 10 सेकंड का समय आपको मिलता है। चलिए, आंसर बताने का समय शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को अवार्ड मिला है। सारी चर्चा करेंगे अवार्ड में होता क्या है, कौन से नंबर का अवार्ड है, बहुत सारी रोचक जानकारी आपके लिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये है श्यामला गणेश की फ़ोटो। अब ये श्यामला गणेश है कौन, ये भी हम बताएंगे, एक बार आप देख लीजिए। जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर टू श्यामला गणेश। ये यहाँ पे ये एक टीचर हैं। ये क्या है? एक टीचर हैं, श्यामला गणेश। इनको तकरीबन 35-36 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, और ये पहले बेंगलुरु कर्नाटका बेंगलोर में ये जापानी लैंग्वेज सिखा रही थी। अब ये क्या कर रही है, साथ में अब ये शिफ्ट हो चुकी है फिर से जापान में, और वहाँ पे ये क्या करती है, ये नई जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स का रीअरेंजमेंट होता है ना, फ्लावर्स का रीअरेंजमेंट, उसका काम करती है, वो भी मैं बताऊँगा। अब आप ये जान लीजिए, ये जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड है, ये जापान का हाईएस्ट अवार्ड है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड है जापान का। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? जापान के जो राजा, जो किंग हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। अब आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, के जापान में भी राजा होते हैं, किंग आज भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आज के होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन, कि जापान के राजा किंग का क्या नाम है? हु इज़ प्रेजेंट किंग ऑफ जापान? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये।
अब मज़ेदार बात यह है, फैक्ट की बौछार मैं करने जा रहा हूँ। सभी हो जाइए तैयार इकट्ठा करने के लिए। फैक्ट्स की बौछार आप सबके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इट 2003 में पहली बार ये किसी वीमेन को मिला है। पहली बात तो ये पहली वीमेन है नहीं, इससे पहले भी किसी वीमेन को मिला है जो 2003 में मिला था। अब श्यामला गणेश का क्या, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? सी प्रमोटेड जापानी लैंग्वेज एंड टॉट जापानीज इन बेंगलुरु। सी हैड शिफ्ट टू जापान एंड सी इज टीचिंग इन जापान जापानीज़ कल्चर ओवर देयर। अभी फ़िलहाल वो जापानी कल्चर वहाँ पे पढ़ा रही है। अब ये जो फ्लावर्स का रीअरेंजमेंट करती हुई दिख रही है, फ्लावर्स को क्या कर रही है, रीअरेंज कर रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इकिबाना, इकिबाना कहते हैं, IKEBANA, इकिबाना रीअरेंजिंग ऑफ फ्लावर्स, ये प्रोसेस है। अच्छा, फ्लावर्स को रीअरेंज क्यों कर रही है? इन ऑर्डर टू गेट ब्यूटी, कि ये और ब्यूटीफुल दिखे। अगर हम बात करें PM ऑफ जापान तो वो हैं योशिहिदे सुगा। अब इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा, अवार्ड्स के इतिहास में। इन 1875 1875 में जब जापान के किंग हैं, उनका नाम मीजी है, मीजी रहा है, मीजी, उन्होंने इनिशिएट किया था इस अवार्ड को। क्या जापान के बाहर से लोगों को जैसे अवार्ड मिल रहा है, जैसे इंडिया की हैं, मूल रूप से भारत की हैं, तो क्या ये पहली महिला है जिनको बाहर के किसी पर्सन को मिला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पहली बार 1981 में जापान में अवार्ड मिला उस व्यक्ति को जो खुद जापान का नहीं था, जैसे ये नहीं है। पीपल आउटसाइड ऑफ जापान बैग्ड दिस अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1981। अब आपके दिमाग में हो रहा कि सर आपने हमें बताया कि ये थर्ड अवार्ड है जापान का, तो सर पहला और दूसरा भी बता दीजिए। बिल्कुल, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, बताता हूँ। जापान का बेस्ट जो नंबर 1 अवार्ड है उसको हम कहते हैं सुप्रीम ऑर्डर ऑफ चिरसन थर्नूम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ चिरसन, CHIRSAN, चिरसन थर्नूम, THARNUM। जो सेकंड बेस्ट अवार्ड है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ पॉवलिनिया। पॉवलिनिया की स्पेलिंग POVLNIA। थर्ड अवार्ड हो ही गया है ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को मैंने 360 डिग्री में कवर करने की कोशिश की है। जापान के बारे में एडिशनल फैक्ट आप देख लिए हैं। यहाँ पे आपके लिए मैप भी मैंने प्रस्तुत किया है। इस मैप में आप देख सकते हैं सी ऑफ ओक्सटुस्क, इसके नीचे जापान बैठा हुआ है। जापान कहाँ बैठा हुआ है? सी ऑफ ओटोस्क के नीचे है। जापान जिस ओशन में स्थित है, लोकेटेड है, उस ओशन का क्या नाम है? वो ओशन है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है। मज़े की बात यह है कि जापान को राइजिंग सन कंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान मैप अगर आप देखोगे, 2D मैप अगर देखोगे या 3D कोई भी देख लीजिए, उसमें जापान से शुरुआत होती है। जापान सबसे ईस्ट में है, इसलिए इसको राइजिंग ईस्ट कंट्री भी कहते हैं, और अवार्ड से भी आप एसोसिएट कर सकते हैं इसको। जापान के मैंने काफ़ी बार आपको 5 आइलैंड बताए हैं, वैसे तो 4 हैं, एक और मैं उसमें बताता हूँ। मैन तो 4 ही माने जाते हैं, लेकिन उस 5वें को भी आप याद कर लेना। सबसे नॉर्थ में आप देखोगे होन्शु, सबसे नॉर्थ में आप देखोगे होक्काइडो, वाइट कलर में लिखा हुआ है, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। मज़ेदार अगर सेशन लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चीज़ में आप कंजूसी कर रहे हो तो फिर देखो, फिर वही बात है, इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों। सबसे नॉर्थ में देखिए होक्काइडो वाइट कलर में, फिर थोड़ा सा स्लाइड नीचे आइए होन्शु, शिकोकू दिख रहा है, शिकोकू, और नीचे देखो शिकोकू और कोइशू। अब ये जो टोक्यो है, टोक्यो कौन से आइलैंड में आएगा? टोक्यो होन्शु में आएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, माउंट फुजी भी है इस जगह पे। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कोइशू, और एक और है ओकिनावा, और है ओकिनावा। देखो सबसे नॉर्थ में ओकिनावा दिख रहा है। कई बार विवाद चलता है इसका। ईस्ट चाइना सी इसके इस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, फिलीपींस सी देख सकते हैं। सारे लोकेशन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। चलो बढ़े आगे। चलिए, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जापान के बारे में संभावित, वो सब मैंने डिस्कशन कर ली है। ये क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक और अगला कि विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ P8I, ये 1 नहीं है, ये I है, P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। ये पेट्रोल वो तेल वाला पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल का मतलब गश्त करना होता है ना, गश्त करना, उसको पेट्रोलिंग कहते, पेट्रोल है वो, पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इज़राइल, या ऑप्शन डी फ्रांस। कौन से देश ने स्वीकृति मान ली है P8I पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन नेवी को दे? तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन बी USA इसका आंसर होगा, USA। अब P8I एयरप्लेन जो पेट्रोल से चलने वाला, ये खुद पेट्रोल से चलेगा। ये जो एयरप्लेन है
ये पेट्रोल से चलेगा। और हमारी नेवल वेसल है। अब देखिए इसकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। थोड़ा समझने की बात ये है कि जैसे एयरक्राफ्ट तो हवा में उड़ती हैं, तो समुद्र के नीचे ऐसी कौन सी वाहन है जो समुद्र के नीचे भी चलती है? पनडुब्बी, जिसको हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, बता सकते हो? सबमरीन कहते हैं उसको, सबमरीन। तो अभी आज के टाइम पे जितने भी आसपास की जो सुरक्षा रखी जाती है वो नेवी के थ्रू भी रखी जा रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर ही होता है? एयर बेसेज ही होते हैं? इसके अलावा भी हमारे पास होती है सबमरीन। ऐसी टेक्नोलॉजी लगी रहती है, ये इसमें सोनार टेक्नोलॉजी से काम करती है। सोनार, सोलर नेविगेशन रेडिएशन इसमें जो होती है उसके थ्रू ये काम करती है। सोनार के थ्रू रेडिएशन से पता चल जाता है कि दुश्मन, अगर किसी दुश्मन देश की अगर कोई नेवल बेसेज अगर कोई आसपास हो तो उसका भी पता चल जाता है सबमरीन के थ्रू। अब है क्या चक्कर ये है कि यूएसए के पास ऐसी टेक्नोलॉजी का ईजाद करके बैठी हुई है यूएसए, कि उनको पता चल जाता है कि वो अगर एरोप्लेन, अगर जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र के ऊपर से, जैसे इंडियन ओशन ले लो, इंडियन ओशन के ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ रही है, इंडियन ओशन अपना जो है, और उस एरोप्लेन में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, रेडार लगे हुए हैं, रेडार सिस्टम लगे हुए हैं कि उससे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी सबमरीन यहाँ पे कौन सी जगह पे जा रही है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया डिमांड कर रहा है यूएसए से, और यूएसए ने ये मान लिया। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, चमका आपके दिमाग में, समझ चुके गए हो शायद कि P8I में क्या टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि ये चलती हुई सबमरीन का पता लगा लेती है कि किस जगह पे सबमरीन जा रही है। और सबमरीन हर एक देश के लिए चैलेंज बना हुआ है। ये P8I इसको बना कौन रहा है? अमेरिका की बोइंग कंपनी है। कौन? बोइंग के द्वारा तैयार किया गया कारनामा समझ रही है इसे। तो आप समझ चुके हैं। अब P8I के बारे में रोचक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स। P8I एक तरीके की एंटी सबमरीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी सबमरीन, क्योंकि एंटी होगी ना उसकी। ऑलरेडी वी हैव, क्या इंडिया के पास इससे पहले भी कोई है? नहीं है। येस, वी आर ऑलरेडी हैविंग बिफोर P8I, बिफोर बाइंग P8I। ये यूज़ किए जाते हैं, यूएस नेवी के द्वारा यूज़ की जाती है। ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। ये क्या है? लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, काफ़ी लंबी दूरी तक ये पता लगा लेती है। टेक्नोलॉजी ऐसी इसमें ईजाद की हुई है। अब इंडिया और यूएस की डिफेंस डील के बारे में बात कर लेते हैं। लैंडमार्क हिस्ट्री, लैंडमार्क जो कि लैंडमार्क रही है, हिस्ट्री क्या कहती है? यूएस वाज नेवर ए गुड कंपेनियन ऑफ इंडिया। इतिहास के अगर आप इतिहास उठा के देखें तो यूएस से इंडिया का बहुत ही अच्छा कंपेनियन नहीं रहा है। बट एज़ पर करंट सिनारियो, जब से बराक ओबामा के समय से देखा जाए, उससे थोड़ा सा पहले आप बिल क्लिंटन के समय से आप जान सकते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हमारे जो रिलेशन है उसमें धार आ रही है। 2002 से हमारी सबसे पहले जो डील हुई वो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ये हमारी डील हुई थी 2002 में। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, जिसको लिमोवा कहते हैं, वो डील हुई। इसमें इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स का कोलेब्रेशन हुआ। इसमें रहेगा क्या? अगर यूएस एयरफोर्स अगर इंडिया में आई हुई है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमसे हेल्प ले सकती है। किस रूप में? अगर उन्हें भोजन की ज़रूरत हो या किसी फ्यूल की ज़रूरत हो तो वो हम अवेल करवाएंगे किनको? यूएस के एयरफोर्स को। ठीक वैसे ही इंडिया की एयरफोर्स को भी अगर यूएसए में हम गए हुए हैं तो वो भी हमें वाइस वर्सा वैसे ही चीज़ें मुहैया कराएंगे। देन इट कैन एक्वायर फ्रॉम आवर एयर बेसेस। अब 2018 हम देखो आगे आ रहे हैं। 2016 की बात की, लिमोवा, LEMOA, लिमोवा हो गया। अब 2018 में कोमकासा, COMCASA, कोमकासा। कॉम की फुल फॉर्म कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। COM का कम्युनिकेशन, C का कंपेटेबिलिटी, CA का, S का सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था। इसके तहत 2+2 डायलॉग साइन हुए हैं। 2+2 डायलॉग, उसमें क्या है? देखिए 2+2 डायलॉग के अंदर है क्या? इसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं आमने सामने, कि हमारे देश का कोई फॉरेन मिनिस्टर होगा या उनके देश का डिफेंस मिनिस्टर, और अपने देश का डिफेंस मिनिस्टर और उस देश का मतलब यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर। तो जैसे कि हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं तो यूएसए उसको फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। यूएसए में इतना ही फ़र्क है, फॉरेन मिनिस्टर हम कहते हैं और फॉरेन सेक्रेटरी यूएसए में कहते हैं। अच्छा, 2018 में हुई थी। तो ये सर क्या कितनी बार हुई है सर? ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ, ये 3 बार हुई है। 2018, 19, 20, 3 बार ये डील हुई है हमारे बीच में।
2018 में BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये देखो मैं आप ये लेके भी आया हूँ डिटेल, ये यहाँ पे है, लेमोआ सारी चीज़ें देख सकते हो। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन विच इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस शेयर टू इच अदर, जिसमें हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहे कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। BECA के तहत 2018 में इसका फॉर्मेशन ये हमने स्टार्ट की थी डील करनी। इसके अलावा कौन कौन सी एग्रीमेंट है? 123 एग्रीमेंट, 123 123 एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको। ये किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग डिफेंस के रिगार्डिंग है। हमारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करेगी इस एग्रीमेंट के अंडर, जैसे कि मिलिट्री रिएक्टर, नॉन मिलिट्री रिएक्टर, 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया और USA की मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, तो ये तो डील हो गई, ये तो अलग है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, अब मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज का नाम युद्ध अभ्यास है। वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध अभ्यास कहते हैं, बट हमारे जो USA के साथ एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। टाइगर ट्रियम्फ, ट्रम्प नहीं, ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प वाला ट्रम्प नहीं है, टाइगर ट्रियम्फ, जीत वाला ट्रियम्फ, TRIUMPH, विक्ट्री वाला टाइगर ट्रियम्फ, वज्र प्रहार, ये 3 एक्सरसाइज हैं। अगर बात करें नेवी एक्सरसाइज की तो पासेक्स है। क्या पासेक्स सिर्फ हम अमेरिका के साथ ही करते हैं क्या? अमेरिका के साथ साथ हम और अन्य देशों के साथ भी अलग अलग समय पे हम, हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन है, अरेबियन सी में करते रहते हैं, इंडियन ओशन में भी हम करते हैं। पासेक्स हमने थोड़े दिनों पहले ही अमेरिका के साथ किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम रसिया के साथ भी करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पासेक्स करते हैं एक्सरसाइज। तो आप ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ये आप देख सकते हो। बोइंग 373 ये जो है इनके मॉडल है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे दी है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। P8 ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। हाई स्ट्रेक एग्रीमेंट है, कोमकासा, ये सारी मैंने बता दिया। लिमोआ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ कम्प्लीटली। USA का मैप देख लीजिए, USA की कैपिटल सभी जानते हैं, वाशिंगटन DC है। करेंसी यहाँ के डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बिडेन है। कॉन्टिनेंट अमेरिका है। लोकेटेड कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ऊपर कनाडा पड़ता है, नीचे मैक्सिको का बॉर्डर लगता है। 5 इसमें बड़ी बड़ी लेक है, कभी विस्तार से लेक के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड फर्स्ट नॉन प्रेग्नेंट मम्मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर की है पहली नॉन प्रेग्नेंट मम्मी। ये मम्मी वो मम्मी वाली मम्मी नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं आपको, ये मम्मी जो होती है ये डेड बॉडी को कोई केमिकल के साथ हम किसी उसमें कन्वर्ट करते हैं, कोई लेप बना के, वो डेड बॉडी जो कॉफिन में डाल जिसके लिए ताबूत होता है उसको मम्मी कहते हैं। आपको अगर याद हो तो आपने कभी एक मूवी देखी है द मम्मी रिटर्न्स करके एक मूवी है हॉलीवुड की, अगर देखी हो तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर भी नहीं समझे तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपको बताने के लिए कि द रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड फर्स्ट नॉन प्रेग्नेंट मम्मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी इजिप्ट या फिर ऑप्शन डी इज़राइल। समय शुरू हो चुका 10 सेकंड का। जी बिल्कुल, इसका अगर आपको आंसर पता चल चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन सी इजिप्ट होगा। देखिए बच्चों, बात क्या है, इजिप्ट की अगर बात हो रही है तो इजिप्ट इस चीज़ के लिए माना जाता है, जाना जाता है। ये बात है, ये 2500 साल मतलब 2500 ईयर्स अगो पहले की बात है। यानी कि अगर अभी 2021 चल रहा है तो इसमें से 2500 माइनस करोगे तो 500 BC आ जाएगा। 500 BC के समय की बात है। सर क्या 2025 साल से प्रेग्नेंट है क्या ये मम्मी? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मम्मी होती क्या है ये आपको बता दूं कि डेड बॉडी को क्रीमेट कर देना ही मम्मी कहलाता है। जो बॉडी ताबूत में रखी जाए उसके ऊपर स्पेशल पेस्ट या लेप डाला जाए वही होती है मम्मी। अभी थोड़ी सी थीम बनाते हैं। अब हमें बात करनी होगी इस चीज़ को समझने के लिए पोलैंड की कंट्री की। अब आप कहोगे सर कैसे बात कर रहे हैं, हम तो इजिप्ट की बात कर रहे हैं, पोलैंड कहाँ से आ गया? पोलैंड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि कुछ समय पहले पोलैंड के साइंटिस्ट यहाँ आए थे इजिप्ट में और यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ लेके गए उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, शोध करने के लिए। तो उन्होंने किसी एक बॉडी में पाया कि उस बॉडी, वो जो डेड बॉडी है वो प्रेग्नेंट है, 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये एक अचंभे वाली बात निकल के आई है इसमें।
और भी विस्तार से बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं ताबूत, इस टाइप के ताबूत होते हैं जिसमें मम्मी को क्रीमेट किया जाता है। अब आप ये पढ़ लीजिए, ये सारी जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूँ, आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। पहली बार वॉर्सो में 1826 में मम्मी लाई गई थी। वो मेल प्रिस्ट की मम्मी थी ड्यू टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ द कॉफिन। अब थोड़ा सा एक बार पोलैंड की आपको मैं स्थिति बता दूं। पोलैंड जो है, पोलैंड स्थित है, यूरोपियन कंट्री है। ये क्या है? यूरोपियन कंट्री है। पोलैंड स्थित है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के साउथ में। ये 3 कंट्री है। बाल्टिक सी से सटा हुआ है इसकी जो कैपिटल है वॉर्सो है। अगर मालूम हो तो कोल्ड वार के टाइम वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी हुई थी, फ्रेम यूएसएसआर के द्वारा की गई थी। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो ने हाल में प्रोजेक्ट मम्मी रन किया है। उन्होंने क्या किया है? हाल में ही एक प्रोजेक्ट मम्मी रन किया हुआ है 2015 से। तो उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च। उन्होंने क्या किया? डेड बॉडी इजिप्ट से ले गए और उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। ठीक वैसे ही रिसर्च जैसे कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की रिसर्च करके लाता हूँ। जोक्स अपार्ट, इट वॉज फाउंड 2500 years old dead body. When she died, at that time she was pregnant, and that too of 7.5 years of fetus in her womb. And who found it? Poland scientists found it. बढ़ते हैं आगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब ये बताइए कि ये प्रेग्नेंट थी, इसके मायने क्या हैं? नॉर्मली कोई भी डेड होता है, नॉर्मली कोई भी बॉडी कुछ समय में डिकम्पोज हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। अगर उसे खुले वातावरण में रखा जाए, कोई भी जानवर अगर मरता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई गधा हो या कोई शेर, कुछ भी जानवर हो, इंसान हो, अगर कोई मर रहा है, उसको अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 90 से 100 दिन में उसका कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। वो उसकी हड्डियाँ तक गायब हो जाती हैं बच्चों। ऐसा क्या है कि आज भी इजिप्ट में फाउंड होने वाली डेड बॉडी ये इतनी सेफ़ है। हमारे राजस्थान के कैपिटल जयपुर में एक अल्बर्ट हॉल है, जो कि एक म्यूज़ियम है। अल्बर्ट हॉल में अभी भी एक मम्मी रखी हुई है जो कि 130 साल 130 ईयर पहले वहाँ पे लाई गई थी, जो कि 2500 साल पुरानी ही मम्मी है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात है। इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों हमारी बॉडी डेथ के बाद डिकम्पोज हो जाती है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा, क्यों हो जाती है डिकम्पोज हमारी बॉडी? आंसर हमारा देखिए, इस आंसर से सारी चीज़ें रिलेट होंगी। इन आवर बॉडी वी हैव सेवरल एसिड फाउंड, वन ऑफ देम इज़ HCl। हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के एसिड होते हैं, उनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर किसी की देहावसान हो जाए या डेथ हो जाए तो उस समय क्या होता है, यही एसिड हमारी पूरी बॉडी को डिकम्पोज करने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, डाइजेस्टिव प्रोसेस रुक गया, तो वो क्या करेगा? एसिड सारे शरीर में फैल जाएगा। अब होता क्या है, इन लिविंग बॉडी बैक्टीरिया लाइज इन, जो हमारी बॉडी है उसमें आप बिलीव नहीं करोगे करोड़ों में बैक्टीरिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये बैक्टीरिया अगर करोड़ों में है तो मैं नुकसान क्यों नहीं पहुँचा रही? इसका सीधा सा आंसर ये है, स्पष्ट आंसर ये है कि हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता रहता है, निरंतर होता रहता है, हार्ट पंप करता है, तो हमारा इम्यून पावर बूस्ट हो रखा है। इम्यून पावर क्या है? मेंटेन रहता है, बूस्ट हो रखा। बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। विद द फ्लो ऑफ ब्लड इम्यूनिटी परसिस्ट इन आवर बॉडी। इफ़ एनीबडी डाई, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग एंड पंपिंग ऑफ हार्ट इज एज वेल, सो बैक्टीरिया स्टार्ट डिकम्पोजिंग। अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है? बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है। तो एक तरीके से 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, और दूसरी तरफ बैक्टीरिया अपने आप को हमारी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया वर्क्स ओवर दैट प्लेस वेयर देयर इज़ मॉइस्चर और वार्म क्लाइमेट। और बैक्टीरिया एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? उस जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर और क्लाइमेट वार्म होता है। आपने गौर किया होगा, जब आप गर्मियों के टाइम पे आप देखते होंगे कि हम कुछ भी अपन लाते हैं, अगर अपन बाहर रख देते हैं उसको, तो वो चीज़ जल्दी सड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे आप सब्ज़ी को ले लीजिए। सब्ज़ी अगर आप रखते हैं तो जिसको अपन नहीं ऐसे कहते हैं ना, अड़सा गई है ये चीज़, अड़सा गई, तो वो वैसे एकदम ढीली ढाली सी चीज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है वो। फिर हम उसे बचाने के लिए करते क्या करते हैं? उसको हम रखते हैं फ्रिज में। ठीक वैसे ही इस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन किसको कहते हैं? डीप स्टडी ऑफ डेड बॉडी अब हमें करनी होगी। डीप स्टडी
हमें करनी होगी, मतलब जब मम्मीफिकेशन हम कोई भी कर रहा हो उसको डेड बॉडी की डीप स्टडी करनी हो पड़ती है। ठीक उसी प्रकार इजिप्ट के जो लोग हैं उन्होंने भी डीप स्टडी की होगी कोई समय पे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है बहुत पहले से चलता आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला अंग कौन सा है, उन्होंने ये पता किया और उन्होंने पाया कि वो अंग है, वो है ब्रेन। जब भी कोई चीज़ डेड बॉडी में कन्वर्ट जब होते हैं, कुछ भी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हेड को खोला जाता है, उसके जो कपाल जो खोपड़ी है उसको खोल के उसके अंदर की जो खोपड़ी जो ब्रेन है वो निकाल ली जाती है, और वो सिर्फ उसके अंदर क्या बचता है, कंकाल बचता है। ये अब इजिप्ट का मैप है, कंकाल बचता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मम्मी को बनाने में 70 दिन का समय लगता है। इट टेक्स 70 डेज टू प्रिपेयर ए मम्मी। वहाँ इजिप्ट में पुजारियों की भी सहायता ली जाती है। बॉडी के सारे अंग निकाल लिए जाते हैं और करते क्या है, वाइट रिफाइंड क्लॉथ आता है लिनेन का कपड़ा आता है एक लिनेन का, उसको सारे अंग निकाल लेते हैं और उसको पेट में भर देते हैं। जो भी डेड बॉडी होती है उसको पेट में भर दिया जाता है, क्योंकि लिनेन क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। और आपको अभी भी मैंने बताया था कि मॉइस्चर और जो वार्म क्लाइमेट है, थोड़ा सा जो वार्म होता है, उस चीज़ से ही सबसे जल्दी क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है बॉडी की। तो मॉइस्चर क्यों मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, तो फ़ायदा क्या हुआ, बिकॉज मॉइस्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रूइन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को सड़ाने का काम करता है, इसलिए इट इज़ कैप्ट इन नेट्रॉन, और ये नेट्रॉन में रखा जाता है और शरीर के ऊपर नेट्रॉन का लेप लगाया जाता है। नेट्रॉन है उसका लेप लगाया जाता है, तो कम्प्लीटली मॉइस्चर को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो इजिप्ट जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, इस जैसे देश में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो मॉइस्चर वैसे ही वहाँ पे कम रहता है। तो इनको मम्मी को ऐसी जगह दबा दिया जाता है जहाँ ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर हो गया तो बॉडी फिर से सड़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उसको ऐसी जगह दबा देते हैं उस मम्मी को ताबूत में रख कर, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँचे। अगर ऑक्सीजन पहुँच गई तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। शरीर के ऊपर लिनेन कपड़े को लपेट दिया जाता है और करते क्या है, रेसन ऑफ ट्री का जो रेसन है उसका यूज़ करते हैं। मम्मी भी दो टाइप की होती है, कौन सी, नेचुरल और मैनमेड। अब मैनमेड मैंने आपको बता दिया है, अब आपके दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं कि नेचुरल कौन सी है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, इंडिया की बहुत ठंडी जगह, एक्सट्रीम कोल्ड है। वहाँ पे अगर हमारे आर्मी पर्सनल, हमारे जो सोल्जर हैं वो डिप्लॉय हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर एवलेंसेज हो जाए, अगर बर्फ़ टूट कर बर्फ़ का पूरा एक तरीके से तूफ़ान आ जाए और कोई उसके नीचे कोई भी इंसान दब जाए, अब होगा क्या, अगर कोई वहाँ पे दब जाएगा तो वो बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे दबेगा, और वहाँ पे बर्फ़ के नीचे बैक्टीरिया पनपने का सवाल ही नहीं उठता, तो वो अपने आप ही एक तरीके से मम्मी में तब्दील हो जाएगा। वो कितने सालों तक वो उसके नीचे दबा रहेगा, और उसको निकाला जाएगा तो एज इट इज़ जब वो दबा था वैसे ही उसकी बॉडी मिलेगी। तब आप देखते नहीं कि जो डेड बॉडी होती है उसको ज़्यादातर फ्रिज में, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं उसमें रखा जाता है, एक दो दिन तक। इजिप्ट में मम्मी को रखने के लिए पिरामिड का यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये बनता है, क्या सिर्फ इजिप्ट में ही मम्मी बनाने का काम होता है? इसके अलावा भी होता है। लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका ही होगी, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मैक्सिको, इन हिस्सों में भी मम्मी कल्चर चल रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का विस्तार मैंने पूरा बता दिया आपको स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हैं इजिप्ट का जो लोकेशन है, इसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, इसके लेफ़्ट में लीबिया कंट्री है, इसके साउथ में सूडान है, ईस्ट में रेड सी है, सुएज़ कैनाल इधर से निकलती है। ये आप देख लीजिए, कायरो इसकी कैपिटल है। ये पूरी लोकेशन है। अब ये पूरा आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। और ये जो एंशिएंट, ये देखो, मम्मी इज़ थॉट टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन रॉयल टॉम्स इन एंशिएंट इजिप्टियन सिटी ऑफ थीबिस। ये बहुत ही ऐतिहासिक बात, बहुत पुरानी बात है। कैपिटल, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल सीसी है। लोकेटेड कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन आर्मी हैज़ इनोग्रेटेड इट फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट इन विच स्टेट? इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट किया पहली सोलर एनर्जी प्लांट को कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिज़ोरम, सी मेघालय, डी सिक्किम।
समय शुरू हो चुका है 10 सेकंड का। वेल, आंसर इसका ऑप्शन डी सिक्किम होगा। अब इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलके ये काम किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई के साथ ये काम किया है मिलके उन्होंने। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमने जो वादा किया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है COP21, जो कि कहाँ पे हुई थी? COP21 2015 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। उसमें बात की थी हमने अश्योर किया था कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक इसका हम फॉर्मेशन कर देंगे। इंडिया सेट टारगेट फॉर इट बट कुडंट सीम्स टू फुलफिल इट। अब जैसे कि 2021 का लगभग मिड आ चुका है और अब ये वापस से इसके ऊपर फ्लैशबैक से लेके अब तक का सारा काम देखा गया है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो उसके मुताबिक ऐसा लग नहीं रहा है कि 2022 के एंड तक की भी अगर हम बात कर लें तो भी 69% ही ये कार्य पूरा हुआ है, तो भी 69% टारगेट ही कंप्लीट हुआ है बच्चों। अब 175 गीगावाट कैसे अलग अलग इसको कैसे बांटा? देखो 175 तो टोटल होगी, इसमें से 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी से बनेगी, उससे निर्माण करने का प्रोजेक्ट लाएंगे हम। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट आएगी विंड एनर्जी से, ये कहा गया था 2015 में कहा था। 10 गीगावाट बायोमास से और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लाएंगे, ये दावा किया था इंडिया ने। लेकिन अभी ओनली 69%, वो भी तब जब 2022 का एंड आ जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हो 2015 से लेकर 2022 तक का 7 साल में अगर 175 गीगावाट का जब इन्होंने बात की है तो अब आगे देखिए, अब आप खुद कैलकुलेशन करना इस चीज़ की। अब हमने फिर से क्या कहा है, जैसे पीएम मोदी जी ने कहा होगा कि एक बार हम इस पर रिव्यू करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में अगर किसी को बिठा रखा तो उन्होंने कहा कि देखो सर अभी तो ये पूरा नहीं होगा, 69% ही हुआ है, तो अब नया टारगेट सेट करेंगे। उन्होंने ये कहा, सब हैरान हो जाएंगे हम ऐसा करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ऐसा उन्होंने कहा हम करेंगे 450 गीगावाट 2030 तक। अभी नया टारगेट ले लिया तो फिर हम कहेंगे सर इससे क्या हो गया? बोले ये तो मौज हो गई, ये तो काम हो गया। बोला अब हमसे दुनिया वाले कोई सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे तो 2029 में करेंगे, पूछेंगे तो फिर हम नया टारगेट डिसाइड कर लेंगे 2030 में। ऐसे चलता है देश, और कैसे चलता है? अब आप खुद अनुमान लगा लो, 2015 से लेकर 2022 तक 175 गीगावाट का जब दावा किया था तो 7 साल में इनसे सिर्फ 69% ही काम हुआ है, जबकि 30-31% बच रहा है। तो भी अगले 8 साल में 450 गीगावाट कर देंगे। देखो कर देंगे, फिर नया टारगेट देंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं। वेल, इंडिया आर्मी, अब ये इसके बारे में, सिक्किम के बारे में, हाँ सिक्किम के बारे में एक फैक्ट आपको बता दूं कि जो सिक्किम है पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। अब इंडियन आर्मी इनोग्रेट फर्स्ट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ऑफ 56 kVA इन नॉर्थ सिक्किम। सिक्किम का मैप आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए बच्चों, आज तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने आपको, वो भी अगर नहीं करोगे ना तो फिर मैं तो कुछ नहीं कहूँगा आपको, आपकी इच्छा है। मेरे लेक्चर ऐसे आते रहेंगे, अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा उसको भी मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, अगर एक रिप्लाई भी आएगा तो उससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ। सिक्किम के नॉर्थ में चाइना का बॉर्डर है। कंट्री की बात करें तो चाइना का बॉर्डर है, वेस्ट में नेपाल का और भूटान का ईस्ट में थोड़ा सा साउथ ईस्ट में है। अब सिक्किम छोटा सा स्टेट है, ये इसके 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर इधर लग रहा है इसके, ये आप देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर जर्नलिस्ट एज फ्रंटियर कोविड-19 वॉरियर्स? कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया जर्नलिस्ट को फ्रंटियर कोविड-19 वॉरियर के तौर पे? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उड़ीसा। वेल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा होगा। अब उड़ीसा ने ऐसा क्या किया है? उड़ीसा ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब देखो हम क्या मानते हैं, देखो स्टूडेंट्स की, हम मानते हैं कि जैसे पत्रकार होते हैं कई, जैसे कहते हैं मीडिया वालों को किसी पार्टी ने ऐसे बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ख़रीद लिया है, ये हो गया वो हो गया है। देखो बच्चों, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो सुबह सुबह अखबार डाल के जाते हैं, ये मैच अपने को 7 या 8 रुपये में पड़ता है एक अखबार, लेकिन आप खुद सोच के देखो उस अखबार में 20 से 22 पेजेज होते हैं और उसके छपाई का भी पैसा लगता है। देखो कितना भी 2 पेज की छपाई का ना लगे भैया। अगर अभी फ़िलहाल अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, अगर हम फ़ोटो कॉपी भी करवाने जाते हैं किसी दोनों साइड की, तो 5 रुपये लेता है, फ़ोटो कॉपी वाला लेता है। तो आप सोच सकते हो
कितनी तो इनकी कमाई होती है। मुश्किल से आप 50 से 60 जर्नलिस्ट को जानते हो जो कि टॉप, जैसे एबीपी न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, आज तक पे बैठे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल हम जैसे आज तक के जैसे बहुत एक शानदार शख्सियत रोहित सरदाना जी, जिनका देहावसान हो गया है। तो हम ऐसे जो बहुत ही कम पर्सनैलिटी रही है जिनको हम जानते हैं इस चीज़ के। तो इफ़ एनी जर्नलिस्ट, तो उड़ीसा स्टेट ने क्या डिसाइड किया है, अगर किसी जर्नलिस्ट को कोविड-19 के चपेट में कोई आता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको 15 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। अभी देखो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक हैज़ डिक्लेयर्ड जर्नलिस्ट एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। Odisha has also announced an ex gratia of rupees 15 lakh for the next of kin of journalists to die of COVID-19 while performing their duty. ये आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लेके आया हूँ मैटर। ये उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा के वेस्ट में छत्तीसगढ़, नॉर्थ वेस्ट में झारखंड, साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल का बॉर्डर टच करता है, और साउथ में आंध्र प्रदेश, ये बॉर्डर टच करते हैं। अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि उड़ीसा के नेशनल पार्क के नाम बताइए। क्वेश्चन थर्ड क्या होगा, लिस्ट द नेम ऑफ नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। कितने नेशनल पार्क हैं उसके बारे में आप बताएंगे। उड़ीसा बहुत ही फेमस है काफ़ी चीज़ों के लिए। यहाँ पे चेरियट रथ है, ब्लैक पगोडा मंदिर है, पुरी है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट भी फेमस है। इसके ईस्ट में व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसको हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे जनगण मन में भी उत्कल के नाम दिया हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें उड़ीसा के बारे में मेंशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं कल नए समय के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव ए ट्रेमेंडस ट्यूसडे स्टूडेंट्स।